आज की क्लास में मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज की क्लास हमने प्रमुख रूप से विश्वविद्यालय परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की है। विश्वविद्यालय परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बीए पार्ट प्रथम में ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में भौतिक भूगोल का पेपर चलता है और उसमें पहला एक प्रश्न आता है जो अनिवार्य प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, विश्व मानचित्र। तो विश्व मानचित्र से संबंधित प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी उससे लाभान्वित होंगे। तो बीए फर्स्ट ईयर में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं वो आज की क्लास को अच्छे से पढ़ें, सीखें, समझें और घर पर प्रैक्टिस करें। देखिए, यहाँ पर एक विश्वविद्यालय का एक पिछले सालों का एक पेपर दे रखा है 2019 में, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और उसमें भौतिक भूगोल के पेपर में ये पहला प्रश्न जो पार्ट ए के रूप में पूछा जा रहा है, इसमें कुछ लोकेशंस दी हुई होती हैं और उन लोकेशंस को हमें मानचित्र में दर्शाना होता है। इस प्रश्न की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस प्रश्न में आप चाहो तो 100% मार्क्स ला सकते हो। बहुत कम समय में 5-7 मिनट में आप पूरे इस मानचित्र को फिल कर सकते हो और पूरे नंबर इसमें आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के सामने रहती है कि विद्यार्थियों को इस प्रश्न के बारे में अनभिज्ञता रहती है, जानकारी का अभाव रहता है, जिसकी वजह से वो या तो इस प्रश्न को छोड़ते हैं या फिर तुक्के लगाते हैं, जिससे इस प्रश्न में ज़्यादातर विद्यार्थियों के 0 मार्क्स आते हैं। और जो विद्यार्थी इसको पढ़ लेते हैं उनके 100 में से 100% के हिसाब से मार्क्स आते हैं, जितने भी प्रतिशत का या अंकों के प्रश्न होता है। अब यहाँ पर देखिए, भौतिक भूगोल का पेपर है और इसमें 2019 का बीए बीएससी का पेपर है, जिसमें पहला प्रश्न बीए पार्ट फर्स्ट का, जिसमें अनिवार्य प्रश्न दे रखा है कि आपको दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को उचित प्रतीकों द्वारा दर्शाइए। कि आपको विश्व का मानचित्र दिया हुआ होगा और उसमें इन लोकेशंस को दर्शाना है, इनमें से 5 लोकेशंस दर्शानी है। अर्थात आपके पास ये भी चॉइस रहती है कि आप इन 10 लोकेशंस में से कोई भी 5 लोकेशन दर्शा सकते हो। यहां पर मैं आपको जो 10 लोकेशंस दे रखी हैं उनको विश्व मानचित्र में मार्क करके बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, ये 2-4 पेपर जो मैं करा रहा हूं आपके पिछले सालों के, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से प्रश्न पत्र में जो लोकेशंस दे रखी है उनको मानचित्र में प्रदर्शित करना है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो लोकेशंस दे रखी है उसका नाम है कैस्पियन सागर। देखिए, कैस्पियन सागर विश्व का एक आंतरिक सागर कहलाता है, आंतरिक सागर है। और वही कैस्पियन सागर है जो आज के समय में यूक्रेन और रूस के मध्य जो विवाद चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, वही इलाका है कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र है। तो कैस्पियन सागर यहां पर हम देखेंगे। तो देखिए, पूरा विश्व का मानचित्र है आपके सामने। सबसे पहला ये जरूर कर लेना, विश्व के मानचित्र को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, कौन से महाद्वीप कहां पर है। एक क्लास में हम बता चुके हैं महाद्वीप, महासागर, इनकी लोकेशंस क्या क्या है। तो यहां पर देखिए, पहली लोकेशंस इसमें दे रखी है कैस्पियन सागर। तो ये है आपका कैस्पियन सागर। अब देखिए, आपके पास ये है कि आप चाहो तो क्रम संख्या डाल सकते हो इसमें, जो कैस्पियन सागर दे रखा है, और चाहो तो इसका नाम भी लिख सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपको जैसा उचित लगे। तो पहली लोकेशन कैस्पियन सागर विश्व के मानचित्र में, ये जो आप देख रहे हो ये कैस्पियन सागर है। इसके आसपास के क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत आपको और बता देता हूं। देखिए, कैस्पियन सागर के पूरब में एक और सागर दे रखा है छोटा सा, उसका नाम है अरल सागर। अरल सागर। इसके बाद ये है बालखस झील। अरल सागर के ईस्ट में ये जो दे रखी है ये है बालखस झील, ये है अरल सागर। देख लीजिए, आप अच्छा रहेगा कि यदि आप विश्व का मानचित्र खाली मानचित्र लेकर के बैठोगे तो उसमें आप साथ साथ मार्क करते जाइए। सबसे पहले लिखिए कैस्पियन सागर। अब देखिए, ये जो 1 नंबर पर मैंने दर्शा रखा है, इस सागर का नाम है कैस्पियन सागर। ये आंतरिक सागर है। आंतरिक सागर का मतलब है कि ऐसा जलीय क्षेत्र जिसकी वस्तुतः सागरीय सीमा नहीं होती, अर्थात वो स्थल आवृत होता है, लैंड लॉक्ड होता है, चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है। तो ये कैस्पियन सागर इसी प्रकार का सागर है कि चारों तरफ से स्थल से आवृत है। कैस्पियन सागर के पूरब में जो है सागर, उसका नाम मैं लिख दिया। ये भी कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लें। इसका नाम है अरल सागर। अरल सागर के थोड़ा और ईस्ट में आप देखोगे तो इसका नाम है बालखस झील। क्या नाम है? बालखस झील। बालखस झील।
और इसके बाद एक और ये देखा हुआ है नीले कलर का, इसका नाम है बेकाल झील। तो देखिए कैस्पियन सागर के पूरब में जो छोटा सा जलीय भाग है इसका नाम है अरल सागर। अरल सागर के पूरब में एक और वाटर बॉडी है, एक और जलीय क्षेत्र है, इसका नाम है बालखस झील। और उसके बाद एक और आपको थोड़ा सा झील दिखी हुई है, ये बेकाल झील है। तो ये 4-5 लोकेशंस आप कर सकते हो और हमारे मानचित्र के हिसाब से कैस्पियन सागर हम कर चुके हैं। तो पहली लोकेशन हुई कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के पश्चिम में और देख लीजिए एक सागर और है। देखिए ये जो सागरी भाग देख रहे हो, ये जलीय भाग देख रहे हो आप, इसका नाम है काला सागर, ब्लैक सी। काला सागर भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहां पर प्रश्न पत्र में कैस्पियन सागर दे रखा है। और कैस्पियन सागर के अलावा मैंने 4-5 लोकेशंस और बताई हैं आपको, जो बीए पार्ट फर्स्ट के भौतिक भूगोल के प्रश्न पत्र में पूछी जाती हैं। कैस्पियन सागर के पूरब में अरल सागर, इसके बाद ये बालखस झील, ये बेकाल झील, और कैस्पियन सागर के पश्चिम में एक सागरीय भाग है, इसका नाम है काला सागर। इसके बाद एक सागरीय क्षेत्र ये और है, इसका नाम है भूमध्य सागर। देखिए ये भूमध्य सागर है, क्योंकि लगभग पृथ्वी के भूमध्य में है तो इसको भूमध्य सागर कह रहे हैं। तो ये हो गया आपका भूमध्य सागर। अब कैस्पियन सागर जो कि हमारे मानचित्र के हिसाब से है, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, कैस्पियन सागर के पूरब में अरल सागर, बालखस झील और ये आपका बेकाल झील। कैस्पियन सागर के पक्ष में काला सागर और ये आपका भूमध्य सागर। तो पहली लोकेशन हमने पढ़ी कैस्पियन सागर। आप सभी साथ साथ अपने मानचित्र में अंकित करते जाइए लोकेशंस को। दूसरा जो लोकेशन दी हुई है उसका नाम है क्यूराइल जलधारा या आयोसीवो जलधारा। देखिए भौतिक भूगोल जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो मुख्यतः 3 पार्टों में या 4 पार्टों में बटा हुआ है। उसका पहला पार्ट आता है भूआकृति विज्ञान, जिसको कहते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी। उसके बाद दूसरा आता है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। तीसरा पार्ट होता है उसका समुद्र विज्ञान या महासागरीय विज्ञान, या उसको बोलते हैं ओशनोग्राफी। और चौथा उसका भाग में दे रखा है बायोजियोग्राफी या जैव भूगोल। अब यहाँ पर जो क्यूराइल जलधारा या आयोसीवो जलधारा है, उसमें समुद्र विज्ञान के अंतर्गत एक महासागरीय धाराओं का टॉपिक आता है। तो उन धाराओं के टॉपिक से संबंधित ये धाराएं, प्रशांत महासागर की धाराएं क्यूराइल या आयोसीवो। देखिए उत्तर की तरफ से ये जो धारा आती है, इसका नाम है आपके नंबर 2 इसका नाम है आपके क्यूराइल जलधारा या आयोसीवो जलधारा। कि ध्रुवों की तरफ से जो धाराएं भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं, निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की तरफ आती हैं, वो ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं। तो प्रशांत महासागर की क्यूराइल जलधारा या आयोसीवो जलधारा एक ठंडी जलधारा है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों से और आपके भूमध्य रेखा की ओर आती है। नीचे से एक धारा और जाती है और ये जापान के आसपास दोनों जलधाराएं मिलती है, उस धारा को कहते हैं हम क्यूरोसीवो जलधारा। तो क्यूरोसीवो आपके नीचे से जाती है और क्यूराइल जलधारा ऊपर से आती है। क्यूराइल जलधारा आपका आयोसीवो जलधारा के नाम से भी जानी जाती है, जो कि एक ठंडी जलधारा है। तो हमने क्यूराइल जलधारा या आयोसीवो जलधारा एक ठंडी जलधारा है, जो उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है, और वो आपके उत्तर से एशिया के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की तरफ या नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। तीसरा दे रखा है कांगो नदी। देखिए कांगो या जायरे नदी अफ्रीका से संबंधित है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, आप देख पा रहे हो, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में कांगो एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है, ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ये आपको जो देख पा रहे हो अफ्रीका के भूमध्य रेखा के एक बार ऊपर जाती है और एक बार नीचे आती है। तो ये है आपके कांगो नदी या जायरे नदी। इसके बाद अगला है नामिब मरुस्थल। ये भी अफ्रीका से संबंधित है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये अफ्रीका, और ये भी आपका अफ्रीका, नामिब डेजर्ट। देखिए अफ्रीका महाद्वीप के यहां पर एक मरुस्थलीय भाग है, उसका नाम है नामिब। नामीबिया देश में ज़्यादातर इसका विस्तार है, इस वजह से इसका नाम नामिब मरुस्थल कहते हैं। और नामिब के पास ही कालाहारी डेजर्ट भी है इसके यहाँ पर। तो ये नामिब मरुस्थल है जो अफ्रीका के दक्षिणी भाग में पश्चिमी तट के साथ साथ विस्तृत है। देखिए जितनी भी ठंडी जो मरुस्थलीय भाग हैं,
जो माफ कीजिएगा, जो ठंडी जल धाराएं होती हैं उनके पास ज़्यादातर मरुस्थलों का विस्तार है। तो इसके पास बेंगुला जल धारा प्रवाहित होती है, यहाँ पर बेंगुला जल धारा है और यहाँ पर ये नामिब मरुस्थल है और ऊपर कालाहारी है। तो ये नंबर 4 हुआ नामिब मरुस्थल। इसके बाद देखिए अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका से संबंधित है। देखिए विश्व की सबसे लंबी तो नील नदी है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नील और सबसे लार्जेस्ट रिवर है अमेजन। दोनों में अंतर है, लॉन्ग का मतलब है लंबाई के आधार पर यदि हम बात करें तो नील नदी है जो आपके अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है और प्रवाह क्षेत्र के आधार पर, अफवाह क्षेत्र के आधार पर ये जो नदी है इसका नाम है आपकी अमेजन नदी, ये इसका बेसिन है। तो अमेजन नदी का बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो ये नदी हो गई आपके नंबर 5 अमेजन नदी, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी। तो नील नदी सबसे लॉन्गेस्ट नदी और अमेजन नदी सबसे लार्जेस्ट नदी। इसके बाद दे रखी है आपकी लोकेशन अपलेशियन पर्वतमाला। देखिए अपलेशियन पर्वतमाला एक प्राचीन पर्वतमाला है और ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में इस तरीके से विस्तृत है। नंबर 6 अपलेशियन पर्वतमाला खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफी समृद्ध है, कोयला भंडार इसमें काफी पाए जाते हैं। तो जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इसमें उत्तर में देश है उसका नाम कनाडा है और यहाँ पर है यूएसए। तो यूएसए के पूर्वी भाग में यूएसए के पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, ये इसका ईस्ट वाला पार्ट है। तो इसमें ये हो गई आपकी अपलेशियन पर्वतमाला। अब देखिए मिशिगन झील, ये भी आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। देखिए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र कहलाता है महान झील क्षेत्र, महान झील क्षेत्र या ग्रेट लेक्स एरिया। ग्रेट लेक्स एरिया में लगभग 5 झील या इनको पंजाकार झील क्षेत्र बोलते हैं। और इसकी ये जो नदी है ये है आपका मिशिगन झील, जो हमारे मानचित्र में या प्रश्न में पूछी गई है, ये आपके 7 नंबर पर। तो ये आपका सुपीरियर, ये मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। तो ये 5 झीलें हैं जो आपके कनाडा और यूएसए के मध्य। इनमें से जो मिशिगन झील है वो केवल यूएसए के अधिकार क्षेत्र में है, बाकी की 4 झीलें सुपीरियर, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, चारों झीलें कनाडा और यूएसए दोनों की साझेदारी में है। इसके बाद दे रखा है माउंट एवरेस्ट। अब देखिए जैसा कि आप जानते हो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में स्थित है। यहां भारत का मानचित्र है और यहां पर आपको प्रदर्शित करना है माउंट एवरेस्ट। तो ये माउंट एवरेस्ट है। तो ये आपका नंबर 8 माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसको सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई सागर तल से 8,850 मीटर है। तो ये आपका माउंट एवरेस्ट। उसके बाद है पनामा नहर। देखिए पनामा नहर आपकी, ये पनामा नहर है 9 नंबर पर। देखिए पनामा नहर बनने से पहले उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग से यदि कोई जलयान इस पश्चिम की तरफ आता था तो उसको दक्षिण अमेरिका का पूरा चक्कर लगाना पड़ता था। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से होकर के फिर इस जगह पर पहुँचता था। लेकिन एक विद्वान थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, उन्होंने सबसे पहले ये विचार दिया था कि पनामा नहर यदि बना दी जाए तो दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाने का जो सिस्टम है वो बदल सकता है या जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने ये विचार दिया था। उसके बाद ये पनामा नहर निर्मित की गई और ये पनामा नहर एक तरीके से ये आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। और ये है आपका प्रशांत। तो यदि आपसे कोई पूछे कि पनामा नहर किसको जोड़ती है, अर्थात अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर का ये जो जलीय भाग है इसको बोलते हैं कैरेबियन सागर। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर। तो ये आपका पनामा नहर। इस पनामा नहर के साथ साथ एक लोकेशन और मैं आपको बता रहा हूँ, वो पूछी जो जाती है, उसका नाम है सुएज नहर। और ये सुएज नहर है, अर्थात लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है।
तो ये दोनों प्रश्न आपके विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बीए पार्ट प्रथम के साथ साथ सेकंड ईयर और फाइनल के एग्जामिनेशनों में ये लोकेशंस का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें पनामा नहर इस प्रश्न पत्र में पूछी हुई है, उसके साथ साथ ये सुएज नहर है। ये आपका ये जो जलीय भाग है इसको बोलते हैं लाल सागर और इसको बोलते हैं भूमध्य सागर, अर्थात भूमध्य सागर और लाल सागर को ये पनामा नहर जोड़ने का कार्य करती है, सॉरी सुएज नहर जोड़ने का कार्य करती है। सुएज नहर बनाने के पीछे भी यही लॉजिक है कि जो यूरोपीय देश थे, ब्रिटेन वगैरह थे, उनको दक्षिणी एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रों में आने के लिए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना पड़ता था। तो इन्होंने एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था के लिए उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस जलीय भाग को काट करके भूमध्य सागर और लाल सागर को मिला दें, तो अफ्रीका का चक्कर बच जाएगा और उससे सुएज नहर का निर्माण किया गया। और इसके बाद लास्ट है आपका सवाना घास स्थल। सवाना घास का मैदान एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। घास के मैदानों के ऊपर एक हमने वीडियो या एक क्लास बना रखी है जिसमें शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर सवाना घास का मैदान एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो अफ्रीका में आता है, और ये आपका जो है वो आपका इस तरीके से तो ये आपका सवाना घास का मैदान और इसका क्रम है आपका 10। तो इस तरीके से बीए पार्ट फर्स्ट के भौतिक भूगोल के पहला जो प्रश्न पत्र है उसमें विश्व की लगभग 10 लोकेशंस में से आप लोगों को 5 दर्शानी होती हैं। कई बार 10 में से 8 के लिए कह दिया जाता है, कई बार 6 के लिए कह दिया जाता है, कई बार 10 में से 10 भी कह दिया जाता है। ये प्रश्न पत्र बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे किस प्रकार से पूछे, लेकिन ये एक अनिवार्य प्रश्न है जिसमें विश्व के मानचित्र में आपको ये लोकेशंस प्रदर्शित करनी होती हैं। बहुत कम समय में मात्र 5 मिनट में आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहली लोकेशन है कैस्पियन सागर। देखिए ये कैस्पियन सागर है जो आप देख रहे हो, ये जो है कैस्पियन सागर। इसके बाद कैस्पियन सागर के बाद दूसरा है आपका क्यूराइल जलधारा। ये क्यूराइल जलधारा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, ये ठंडी जलधारा है और प्रशांत महासागर से संबंधित है। क्यूराइल आयोसीबो के नाम से इसको जानते हैं। तीसरी कांगो नदी, ये कांगो नदी है और जो आपकी भूमध्य रेखा को लगभग 2 बार काटती है। ये कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में लगभग। इसके बाद नामिब मरुस्थल, ये नामिब मरुस्थल भी आपके अफ्रीका में है और ये आपका नामिब मरुस्थल। नामिब मरुस्थल के बाद अगर हम बात करें तो अमेजन नदी, ये आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित अमेजन नदी नंबर 5 पर, और नंबर 6 पर हमने मिशिगन झील। ये 5 झीलें पंजाकार झील क्षेत्र कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में। तो इसमें जो नीचे की तरफ है जो केवल यूएसए के अधिकार में है, ये मिशिगन झील है। इसके बाद माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये है आपका भारत के पास का जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसमें स्थित है ये आपका ये माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद पनामा नहर, ये पनामा नहर है आपका, ये एक तरीके से अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। अटलांटिक महासागर का जो जलीय भाग है उसका नाम है कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर, या ये कहें हम अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और सबसे लास्ट में है सवाना घास का मैदान जो अफ्रीका महाद्वीप में ये जो क्षेत्र है ये सवाना घास के मैदान कहलाते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो इस तरीके से ये एक प्रश्न पत्र है जिसकी मैंने आपको लोकेशंस बताई, प्रदर्शित कराई। तो आप इस आधार पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादातर कई बार प्रश्न पत्रों में ये ऑप्शंस आपके रिपीट भी होते हैं, तो आपको ये जो प्रश्न पत्र में करा रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस करें और भी संबंधित जो ऑप्शन है उनको भी आप देखें। तो ये आपका एक प्रश्न पत्र है जिसके बारे में 10 लोकेशंस को हमने प्रदर्शित किया। अब हम अगले देखते हैं। देखिए ये देखिए ये भी एक प्रश्न पत्र है, ये नॉन कॉलेज विद्यार्थियों से संबंधित है, प्राइवेट विद्यार्थियों का पेपर है 2019 का। और इसमें प्रश्न में कहा गया आपको दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को प्रदर्शित कीजिए। आप 10 लोकेशंस दे रखी है इसमें और इनमें भी आपको 5 प्रदर्शित करनी है। तो देखिए सबसे पहले लोकेशन दे रखी है K2। देखिए K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्ट्रेन। तो K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, या कहें कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई जो है वो 8611 मीटर के आसपास है। और ये K2 की जो लोकेशंस है वो आपका
इस तरीके से। देखिए पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में आती है। कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो मैं क्लियर कर देता हूं कि पाक अधिकृत कश्मीर है, भारत का अभिन्न अंग है, पूर्णतः भारत का हिस्सा है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। उसमें काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उसमें K2 या गॉडविन ऑस्टिन आती है। इसका नाम एक है गॉडविन गॉडविन ऑस्टिन, ये अंग्रेज के नाम पर है, गॉडविन ऑस्टिन लिख लीजिए आप, गॉडविन ऑस्टिन। ये K2 का ही दूसरा नाम है और ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है या विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए इसमें कंफ्यूजन इस वजह से होता है, कई बार एक पर्वत चोटी और है जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सीमा में आती है और ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है। इस वजह से पाक अधिकृत कश्मीर वाली चोटी जो K2 या गॉडविन ऑस्टिन अगर आपके ऑप्शन में दे रखी है तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होगी गॉडविन ऑस्टिन। या अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर आएगी आपके कंचनजंगा। तो ये पहली लोकेशन हुई K2 जो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई 8611 मीटर है। दूसरी लोकेशन दे रखी है इसमें अगुलहास जलधारा। अगुलहास जलधारा हिंद महासागर से संबंधित एक गर्म जलधारा है। हिंद महासागर हिंद महासागर है और ये अगुलहास जलधारा की जो लोकेशन ये हिंद महासागर है और इसमें जो ये जलधारा है इसका नाम है अगुलहास जलधारा। दो धाराएं मोजाम्बिक जलधारा और मेडागास्कर जलधारा दोनों मिलकर के अगुलहास जलधारा के रूप में जानी जाती हैं। तो ये हिंद महासागर और हिंद महासागर की दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा है जो आपको अफ्रीका महाद्वीप के ईस्ट में ये जो जलधारा प्रदर्शित हो रही है इसका नाम है अगुलहास जलधारा। तीसरी है प्रेरीज घास के मैदान। देखिए पिछला जो प्रश्न पत्र किया है उसमें सवाना घास के मैदान पूछा है, इसमें प्रेरीज घास के मैदान पूछा है। अर्थात लगभग प्रत्येक साल जो लोकेशंस पूछी जाती हैं उनमें से लगभग एक आपके धाराओं से संबंधित पूछी जा रही है और एक घास के मैदानों से संबंधित पूछी जा रही है। तो यहाँ पर प्रेरीज घास का मैदान पूछा है, एक अलग क्लास हमने घास के मैदानों पर डाली हुई है, आप उसको देख सकते हो। और ये प्रेरीज घास का मैदान है, ये वो आता है आपका शीतोष्ण कैटेगरी में। उसमें आपको बता रखा है कि कौन सा घास का मैदान शीतोष्ण कहलाएगा और कौन सा घास का मैदान उष्णकटिबंधीय कहलाएगा। तो ये शीतोष्ण घास का मैदान है और इसकी लोकेशंस लगभग ये आती है, ये है आपका प्रेरीज घास का मैदान जिसका क्रम है नंबर 4। नंबर 1 पे K2, नंबर 2 पे अगुलहास, नंबर 3 प्रेरीज घास का मैदान जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और ज़्यादातर USA के अंतर्गत आता है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, प्रेरीज घास का मैदान। देखिए यहाँ पर एक कैस्पियन सागर है, ये लोकेशन और है नंबर 3 पर। कैस्पियन सागर पिछले प्रश्न पत्र में भी थी, अर्थात एक सागर से संबंधित पूछी जाती है और ये है आपका कैस्पियन सागर। तो पहली लोकेशन K2 जो भारत में है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नंबर 2 दे रखी है आपकी अगुलहास जलधारा, अफ्रीका महाद्वीप के ईस्ट में आपके दक्षिण हिंद महासागर से संबंधित है। या एक हम कहें कि मोजाम्बिक जलधारा और मेडागास्कर जलधारा दोनों मिलकर के अगुलहास जलधारा के रूप में जानी जाती हैं। नंबर 3 कैस्पियन सागर और नंबर 4 प्रेरीज घास के मैदान। नंबर 5 पे आता है एटलस पर्वत। तो लगभग एक पर्वत, एक घास का मैदान, एक जलधारा हमेशा पूछी जा रही है। एक चोटी K2, उसमें माउंट एवरेस्ट पूछी गई थी, इसमें K2 पूछी गई है। तो एटलस पर्वत भी आपका नवीन मोड़दार पर्वत है और ये आपका आता है अफ्रीका में। ये आपका एटलस पर्वत है और इसका क्रम है नंबर 5। इस तरीके से एटलस पर्वत है, आप साथ साथ नोट करते जाएं।
तो नंबर 5 पर एटलस पर्वत। ये जो नवीन मोर्दान पर्वत हैं, हिमालय, रॉकी, एंडीज, कॉकेसस, उनके साथ आल्पस, इनके साथ ये भी नवीन वलित पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है, जो एटलस पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अमेजन नदी पिछले प्रश्न पत्र में भी थी, इसमें भी है, अर्थात आप ये सुनिश्चित कर लें कि लगभग 2-4 जो लोकेशन है वो रिपीट भी होती हैं। तो आप अगर पिछले 2-4 साल के प्रश्न पत्र कर लोगे, अगर प्रैक्टिस कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको 2-4 लोकेशंस उनमें से रिपीट मिल जाएंगी, रिपीट होती हैं। अमेजन नदी ये अफ्रीका महाद्वीप, ये सॉरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी है और विश्व की सबसे लार्जेस्ट नदी कहलाती है, अर्थात अफ्वा बेसिन के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्षेत्र रखती है और इसका क्रम है नंबर 6, अमेजन नदी। तो ये अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी बेसिन है, वो सदाबहार वन क्षेत्रों के लिए जाना जाता है और वहाँ पे वो सदाबहार जो वन क्षेत्र है उनको सेल्वा कहा जाता है। सेल्वा दक्षिण अमेरिका में स्थित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को सेल्वा कहते हैं। कालाहारी मरुस्थल, देखिए पिछले प्रश्न पत्र में भी आपके नावे मरुस्थल पूछा था, इसमें कालाहारी पूछ लिया और एक कालाहारी मरुस्थल आपका ये अफ्रीका में, ये आपका कालाहारी, इसका क्रम है आपके 7। आपके ऊपर है, आप चाहो तो उसमें नाम लिख सकते हो और चाहो तो क्रम दे सकते हो। तो ये कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहलाता है और कालाहारी मरुस्थल वही मरुस्थल है जिसमें बुशमैन जनजाति निवास करती है। बुशमैन जनजाति के बारे में कई फैक्ट हैं। बुशमैन जनजाति आपके जो शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उनको, उनके खोल जो होते हैं उनको अपने पानी भरने के काम में लेते हैं, दीमक को भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो ये कालाहारी जनजाति आपके अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में और ये बोत्सवाना देश में निवास करती है। सबसे ज़्यादा इसका जो क्षेत्र है वो बोत्सवाना में आता है, जो अफ्रीका का एक देश है। इसके बाद देखिए सुपीरियर झील। अब देखिए पिछले प्रश्न पत्र में जो महान झील क्षेत्र है जो उत्तरी अमेरिका का, जो 5 झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, उन्हीं में से पिछली बार मिशिगन पूछा था पिछले प्रश्न पत्र में और इस प्रश्न पत्र में आपसे पूछ लिया सुपीरियर झील। ये आपका सुपीरियर झील है और ये ताजे पानी की काफ़ी बड़ी झील है, विश्व की प्रसिद्ध झील है और इसका क्रम है नंबर 8। तो सुपीरियर झील पिछले मिशिगन पूछी थी, तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखें। और नंबर 9 पे पूछ रहा था ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की महानतम अवरोधक प्रवाल भित्ति है। देखिए प्रवाल भित्ति कोरल संरचनाएं होती हैं और उनको कई प्रकारों में बांटते हैं, जैसे तटीय प्रवाल भित्ति होती है, एटोल के आकार की प्रवाल भित्ति और एक होती है आपके अवरोधक प्रवाल भित्ति। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में विश्व की महानतम प्रवाल भित्ति है, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये 9 नंबर पर आपका दे रखा है ग्रेट बैरियर रीफ। नाइन नंबर ग्रेट बैरियर रीफ। और इसके बाद लास्ट लोकेशन है सुंडा गर्त। देखिए सुंडा गर्त एक खाई है और हिंद महासागर के अंतर्गत आती है। तो हिंद महासागर में देखिए ये एक इंडोनेशिया देश है, इसका जो ऊपरी जो भाग है इसका नाम है सुमात्रा और ये नीचे आता है जावा। तो जावा के थोड़ा सा इधर की तरफ ये आपका सुंडा खाई है। ध्यान रहे कि सीधा जो ट्रायंगल बनता है वो चोटी को प्रदर्शित करता है और उल्टा ट्रायंगल है वो आपके गर्त को या खाई को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये आपका नंबर हो गया 10। इस तरीके से 10 लोकेशन इस 2019 के प्रश्न पत्र में भौतिक भूगोल का जो फर्स्ट जो प्रश्न आता है, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट प्रश्न जिसमें लोकेशन दी हुई होती हैं, तो ये 10 लोकेशन से, जिसमें से बहुत सारी लोकेशन ऐसी हैं जो पिछले प्रश्न पत्र जो हमने हल किया है उससे संबंधित भी रही हैं। तो रिपीटेशन होता है कई बार इनमें। तो आप लोग ये कर सकते हो कि पिछले 2-4 सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उनकी प्रैक्टिस करें, उनको देखें, समझें और सबसे ज़्यादा बात आपको जो ध्यान रखनी है, विश्व का खाली मानचित्र लेकर के उसमें आपको लोकेशंस की प्रैक्टिस करनी है, उनको बार बार प्रदर्शित करना है, जिससे आप बहुत कम समय में पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। जो पहला प्रश्न पत्र का जो पहला पार्ट जो आता है कि जो दिए हुए मानचित्र में आपको ये प्रदर्शित करना होता है। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले नंबर पर जो लोकेशन दे रखी है उसका नाम है K2। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात भारत के अंतर्गत शामिल होती है और इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और एक तरीके से आपको इस तरीके से प्रदर्शित करनी है K2।
तो ये हो गई आपकी नंबर 1 K2। इसके बाद दूसरी लोकेशन है अगुलास जलधारा। अगुलास जलधारा आपके हिंद महासागर की जलधारा है, दक्षिणी हिंद महासागर की। ये आपका हिंद महासागर है, अफ्रीका के पूरब में और ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी द्वीप समूह के पश्चिम में और भारत के दक्षिण में ये पूरा जो जलीय भाग है ये हिंद महासागर कहलाता है। तो हिंद महासागर के अंतर्गत यहाँ पर ये अगुलास जलधारा है, तो ये अगुलास जलधारा दूसरी लोकेशन। तीसरा है कैस्पियन सागर। ये आपका कैस्पियन सागर है, ये जो दे रखा है ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के पूरब का जो भाग है ये पिछली क्लास में भी बताया आपको, पिछले प्रश्न पत्र में, ये अरल सागर है, ये बालखस झील है और ये बैकाल झील है। इनको घर पर आप एटलस के मार्फत भी एक बार देख सकते हो। बैकाल झील, बालखस झील, अरल सागर और ये आपका कैस्पियन सागर जो पूछा हुआ है। कैस्पियन सागर के पश्चिम का जो जलीय भाग है इसको बोलते हैं काला सागर, और ये जो जलीय भाग है बड़ा दिख रहा है आपको, इसका नाम है भूमध्य सागर या इसको रूम सागर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आते हैं उसके बाद प्रेरीज घास के मैदान। देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये प्रेरीज घास के मैदान है और ये मुख्य रूप से यूएसए और कनाडा के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रेरीज घास के मैदान। इसके बाद एटलस पर्वत। एटलस पर्वत आपका अफ्रीका महाद्वीप में नवीन मोड़दार पर्वत है, नवीन वलित मोड़दार पर्वत है, तो ये आपका है एटलस पर्वत। यहाँ आपको एटलस प्रदर्शित करना है। आप प्रश्न पत्र का जो हल करें एग्जामिनेशन में तो वहाँ पर मानचित्र तो आपको बना हुआ आएगा, लेकिन जो प्रदर्शित करें उसको आप ब्लैक पेन से भी कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके का ध्यान रखें कि जो लोकेशंस आप प्रदर्शित कर रहे हो वो एग्जामिनर को, परीक्षक को थोड़ा सा स्पष्ट नजर आए, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भ्रम उपस्थित नहीं हो। एटलस पर्वत के बाद अमेजन नदी। अमेजन नदी ये दक्षिण अमेरिका की नदी है। अमेजन नदी विश्व की लार्जेस्ट नदी या अफवाह की दृष्टि से, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कहलाती है अमेजन नदी। लंबाई की दृष्टि से अफ्रीका की नील नदी पहला स्थान रखती है और आपका ये आपका अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन नदी अफ्रीका में आती है। अमेजन नदी के बाद हमने बात की कालाहारी डेजर्ट की। ये कालाहारी डेजर्ट है, ये अफ्रीका में बोत्सवाना देश में, इसका नाम है कालाहारी डेजर्ट। तो इसमें आपने क्रम दे दिया 7 नंबर। इसके बाद सुपीरियर झील। देखिए हर बार पूछी हुई है, पिछले प्रश्न पत्र में भी मिशिगन झील पूछी थी, इसमें सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। इसको पंजाकार झील क्षेत्र बोलते हैं। ये काफी विकसित इलाका है यूएसए और कनाडा के आसपास का। तो ये झील है, ये मिशिगन, और ऊपर की जो झील है इसका नाम है सुपीरियर। इसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ। ये महान अवरोधक प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में आती है और ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। 9 नंबर दे रखा है इसको। और नंबर 10 पर है सुंडा गर्त। सुंडा आपका हिंद महासागर का गर्त है, जो जावा जो द्वीप है उससे थोड़ा सा नीचे, ये आपका सुंडा खाई। अब देखिए अगला जो तीसरा प्रश्न पत्र है इसके बारे में हम बात करेंगे कि पिछले 2 प्रश्न पत्र आपने जो हल किए हैं उनको घर पे आप प्रैक्टिस करना। और तीसरा प्रश्न पत्र आप देख रहे हो बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2018 का प्रश्न पत्र है और इसमें ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर है, फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें वही आपको विश्व का मानचित्र दिया हुआ है और उसमें कुछ लोकेशंस आपसे पूछी हुई हैं। आपको उपलब्ध कराए गए विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। सबसे पहली लोकेशन दे रखी है इसमें सहारा मरुस्थल। देखिए इससे पहले 2 प्रश्न पत्र हमने हल किए, उसमें सबसे पहले जो प्रश्न पत्र था उसमें पूछा नाम मरुस्थल, अफ्रीका का मरुस्थल है। दूसरा पूछा उसमें कालाहारी मरुस्थल, वो भी अफ्रीका का मरुस्थल है। और फिर इस प्रश्न पत्र में भी पूछ लिया आपसे सहारा मरुस्थल। अर्थात निष्कर्ष के रूप में बात निकल के आती है कि लगभग प्रत्येक साल एक मरुस्थल पूछा जाता है। मरुस्थलों के ऊपर भी हमने एक क्लास बना रखी है, आगे भी हम प्रयास करेंगे। विश्व का एक प्रादेशिक भूगोल की एक सीरीज निकालेंगे जिसमें लगभग 15-20 क्लासें होंगी। आपके 7 महाद्वीप और 4-5 जो महासागर है उन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वहां भी आप देख सकते हो। तो यहां पर अर्थात प्रत्येक साल लगभग एक मरुस्थल पूछा है और यहां पर जो इस प्रश्न पत्र में पूछा है उसका नाम है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, हम जानते हो आप, और ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और ये जो क्षेत्र है ये है आपका सहारा मरुस्थल ये, और इसका क्रम है नंबर 1, इसको कह सकते हैं हम सहारा डेजर्ट।
तो आपको क्या करना है, यहां पर सहारा लिखना है, या इस तरीके से मार्क करके नंबर 1 लिख सकते हो, या नाम भी लिख सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात आप जो लिख रहे हो, जो प्रदर्शित कर रहे हो, वो परीक्षक की अच्छे से समझ में आ जाए, ये प्रयत्न आपका होना चाहिए। तो पहला सहारा डेजर्ट, उसके बाद दूसरा पूछा ग्रांड विक्टोरिया। देखिए ग्रांड विक्टोरिया थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, ग्रांड विक्टोरिया की जगह ग्रेट विक्टोरिया ये होना चाहिए। तो ग्रेट विक्टोरिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कहलाता है, छोटा महाद्वीप माना जाता है, और उसकी लोकेशन ये दे रखी है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य और पश्चिम का जो भाग है वो ज्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र है, और उसके अंतर्गत एक मरुस्थल आता है, उसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया, और इसका क्रम हो गया नंबर 2। तो ये आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। और ये आ गया आपका अफ्रीका, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, विक्टोरिया जो मरुस्थल वो ऑस्ट्रेलिया का भाग है। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो पूछा है अमेजन नदी। अब देखिए आपको इससे पहले जो प्रश्न पत्र थे दोनों, उनमें अमेजन नदी पूछी हुई थी, और इसमें भी आपकी अमेजन नदी फिर पुनः रिपीट हो गई है। अर्थात मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि ये ऐसा प्रश्न है, इसमें यदि आप पिछले सालों के प्रश्नों को भी अच्छे से हल कर लोगे तो आपके अच्छे से ये प्रश्न तैयार हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी लोकेशंस इसमें रिपीट होती हैं, क्योंकि 10 में से 5 या 8 आपसे करवाता है। तो इस वजह से आपको आराम से, अगर आप पिछले 5-7 सालों के प्रश्न पत्र कर लोगे तो आराम से आपको ये करने लायक लोकेशन, ज़्यादातर लोकेशन मिल जाएंगी। तो अमेजन नदी इसमें ही प्रदर्शित करनी है, और ये है आपकी अमेजन नदी नंबर 3। दक्षिण अमेरिका की नदी है, जो विश्व की सबसे लार्जेस्ट नदी है। अर्थात यदि आपसे कोई पूछे विश्व की लॉन्गेस्ट नदी, अर्थात विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो नदी है नील, जो अफ्रीका में है। विश्व की सबसे लार्जेस्ट नदी अर्थात अफ्रीका बेसिन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसका नाम है अमेजन नदी। तो ये अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में घने वन जो क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र आता है इसका जो पूरा प्रदेश है, और इसमें बहुत सारी वनों की सदाबहार प्रजाति पाई जाती हैं, और इन वनों को, सदाबहार वनों को सेल्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्वा। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, इसका नाम है सेल्वा। तो ध्यान रखें, सेल्वा जो बने वो आपका दक्षिण अमेरिका से संबंधित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है वो सेल्वा कहलाता है। इसके बाद नंबर 4 है गल्फ स्ट्रीम। देखिए धाराएं भी आपसे दोनों प्रश्न पत्रों में पूछी हुई है, इससे पहले वाले में, तो इसमें भी एक धारा पूछ लिया आपसे। अर्थात गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है, और ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ये जो वाटर बॉडी है पूरी, इधर यूरोप या अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसके बीच का जो जलीय क्षेत्र है ये आपका अटलांटिक महासागर कहलाता है। अर्थात विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर।